सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के कई देश अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हो रहे थे। तभी ईरान की जनता, जो सालों से चली आ रही मोनार्की को उखाड़ फेंकने के लिए अपने ही शाह के खिलाफ सड़कों पर उतर आई थी। कहने को तो ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था, पर यहां असली खेल ब्रिटेन और सोवियत यूनियन के द्वारा खेला जा रहा था। सारा खेल पावर और ऑयल का था। ऑयल से होने वाले प्रॉफिट ने दोनों देशों को इतना अंधा कर दिया था कि इसके लिए वे किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। उस समय यह बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल हो गया था कि अमेरिका भी इस पावर के खेल में अपने आप को एंटर करने से रोक नहीं पाया। ईरानियन रेवोल्यूशन दुनिया की एकमात्र ऐसी क्रांति थी जहां ईरान की जनता मोनार्की को हटाते हटाते अपने देश को रिलीजियस रिपब्लिक बनाने पर उतारू हो गई थी। एक ओर जहां पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो रही थी, तो वहीं ईरान में इस्लाम की इस्टेब्लिशमेंट के लिए खूनी संघर्ष चल रहा था। ईरान में हुए इस इस्लामिक रेवोल्यूशन ने वेस्ट एशिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 20वीं सदी की शुरुआत में ईरान पर कजार डायनेस्टी का शासन था। शाह के हुक्म के बिना किसी को भी देश में कुछ भी करना अलाउड नहीं था। राजा की इस तरह की मनमानी और तानाशाही से तंग आकर देश की जनता अब विद्रोही बन चुकी थी। ईरान में धीरे धीरे लोग शाह के खिलाफ यूनाइट होने लगे थे। उनकी राजा से बस एक ही डिमांड थी कि ईरान में एक पार्लियामेंट बनाई जाए और सत्ता में लोगों का भी पार्टिसिपेशन हो। उस समय तक ईरान में रहने वाले लोगों में शिया लोगों की संख्या सबसे ज्यादा थी, इसलिए वहां के लोग शिया को ईरान का ऑफिशियल रिलीजन भी बनाना चाहते थे। ऐसे में लाखों लोगों को एक साथ यूनाइटेड होता देख राजा मुजफ्फर अद-दीन शाह घबरा गए और रिफॉर्म्स की सभी टर्म्स को एक्सेप्ट कर लिया। शाह की हामी के बाद 1906 में ईरान में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की शुरुआत हुई। अब ईरान में शाह की पावर घट चुकी थी। रिफॉर्म के बाद शिया ईरान का ऑफिशियल रिलीजन बना और वहां एक पार्लियामेंट की स्थापना हुई। लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में प्राइम मिनिस्टर को भी चुना गया। हालांकि अभी भी ईरान में शाह का दबदबा था, लेकिन अब वे कोई भी फैसला अकेले नहीं कर सकते थे। इलेक्टेड मेंबर्स और पार्लियामेंट की राय से शाह को गुजरना पड़ता था। ईरान अब बदल रहा था और फाइनली यहां मॉडर्न एरा की वो झलक देखने को मिल रही थी जिसके लिए जनता ने संघर्ष किया था। हालांकि डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म की आंच अभी भी ईरान पर नहीं पड़ी थी, लेकिन लोग खुश थे। अब उनके पास अपने अधिकार थे। ईरान में एक बार फिर से शांति स्थापित होने लगी थी, पर शांति और कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म ईरान में ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। इस रिफॉर्म के कुछ ही महीनों बाद 3 जनवरी 1907 को मुजफ्फर अद-दीन शाह कजार की मौत हो गई, जिसके बाद 1907 में मोहम्मद अली शाह कजार ईरान के नए शाह बने। ईरान की गद्दी संभालने के साथ ही अली शाह ने एक बार फिर ईरान के भविष्य को अंधकार से भर दिया। राजा बनते ही उन्होंने मुजफ्फर अद-दीन के द्वारा एक्सेप्ट किए गए सभी रिफॉर्म्स को अबॉलिश कर दिया और कॉन्स्टिट्यूशन को मानने से इनकार कर दिया। चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स और प्राइम मिनिस्टर को बंक बनाकर ईरानियन पार्लियामेंट को तहस-नहस कर दिया। ईरान में इस तरह से मनमानी कर रहे अली शाह पर ब्रिटेन और रशिया की मेहरबानी थी। दोनों ही देश अली शाह की हर तरह से मदद कर रहे थे। ईरान के लोग पहले से ही फॉरेन इंटरफेरेंस से काफी परेशान थे और अब इस तरह से ब्रिटेन और रशिया के बर्ताव ने उन्हें और भड़का दिया था। जिन लोगों ने ईरान में कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म करवाया था, वे एक बार फिर से संगठित होकर नए शाह को गद्दी से हटाने के लिए तेहरान में इकट्ठा होने लगे। एक बार फिर से ईरान में विद्रोह भड़क उठा और एक बार फिर शाह को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। लेकिन इस बार विद्रोहियों ने शाह के ही बेटे अहमद शाह कजार को ईरान का नया शाह घोषित कर दिया। नया राजा बनते ही 1909 में फिर से ईरान में कॉन्स्टिट्यूशनल इस्टेब्लिशमेंट कुछ हद तक संभला, पर अभी भी ब्रिटेन और रशिया ईरान पर नजर गड़ाए बैठे थे। सदियों से सेंट्रल एशिया और पर्शिया को लेकर ब्रिटिश और रशिया के बीच चल रही दुश्मनी के कारण
दोनों ही देश ईरान पर अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखना चाहते थे। उन्हें हर हाल में फॉरेन कंसेशंस और अपने सपोर्ट के लिए ईरान में एक पपेट गवर्नमेंट चाहिए थी। लेकिन ईरान में सत्ता के बदलने से उनकी पकड़ कमजोर हो गई थी। इसलिए अब वे ऐसे मौके की तलाश में थे जिससे एक बार फिर ईरान में तख्ता पलट किया जा सके। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी। इस वॉर में उस समय के पावरफुल देश दो ग्रुप्स में बंटकर एक दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। 5 सालों तक लगातार लड़ने के बाद आखिरकार 1919 में यह वॉर खत्म हुई। इस वॉर को जीतने वाली कंट्रीज में ब्रिटेन और रशिया भी शामिल थे। लेकिन जंग जीतने के बाद भी ब्रिटेन का बुरा हाल था। हथियारों पर बेतहाशा पैसा खर्च करने के कारण उठाना पड़ा था, जिस कारण अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए ब्रिटेन को बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। ब्रिटेन की नज़र ईरान में मौजूद ऑयल और गैस के अकूत भंडार पर थी। इससे पहले ब्रिटेन ईरानियन ऑयल बेचकर खूब पैसा कमा रहा था, लेकिन सत्ता बदलने के कारण ब्रिटेन का ऑयल पर पहले की तरह मोनोपोली नहीं रह गया था। इसलिए ईरान से अहमद शाह कजार की गवर्नमेंट को हटाने के लिए ब्रिटेन साजिश रचने लगा और 1921 में ईरान के ही एक आर्मी जनरल रजा खान के सपोर्ट से ईरान में तख्ता पलट करवा दिया। इस घटना के बाद ईरान से कजार डायनेस्टी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई और ईरान एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। इस तख्ता पलट के बावजूद मजलिस रजा खान को अपना शाह मानने से इनकार करती रही। लेकिन 1925 में नेशनल असेंबली ने रजा खान को ईरान का शाह नियुक्त कर लिया। ईरान का नया शाह बनते ही रजा खान ने ईरान में पहलवी डायनेस्टी की नींव रखी और रजा खान अब रजा शाह पहलवी के नाम से जाना जाने लगा। देखा जाए तो पर्शिया हमेशा ब्रिटिश और रशिया की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा के बीच पिसता रहा। लेकिन 1901 में क्रूड ऑयल का भंडार मिलने के बाद ब्रिटेन ईरान और उसके तेल पर नियंत्रण पाने के लिए पहले से कहीं अधिक उत्सुक हो गया था। इसके बाद ब्रिटेन ने 14 अप्रैल 1909 को एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी को एस्टेब्लिश किया और 1914 में इसका मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन गया। इस तरह ईरानियन ऑयल पर ब्रिटेन की मोनोपोली हो गई। ब्रिटेन को छोड़कर किसी अन्य को ईरानियन ऑयल की खुदाई करने, निकालने या बेचने की अनुमति नहीं थी। ब्रिटेन तो ऑयल बेचकर खूब मुनाफा कमा रहा था, लेकिन इसका लाभ ईरान को ना के बराबर मिल रहा था। ईरान को इस प्रॉफिट का सिर्फ 16% हिस्सा ही मिलता था। इसको लेकर ईरानी लोग काफी नाराज थे और वे चाहते थे कि रजा खान प्रॉफिट शेयर बढ़ाने के लिए ब्रिटेन से बात करें। लेकिन ब्रिटेन का पपेट होने के कारण रजा खान को ऑयल रिसोर्सेस से ज्यादा मतलब नहीं था। वह बस किसी भी तरह से गद्दी पर बने रहना चाहता था। ईरान में सालों से चली आ रही प्रैक्टिस को रजा खान ने बदलना शुरू कर दिया था। इस क्रम में सबसे पहले उसने एजुकेशन और जुडिशियरी के क्षेत्र में बदलाव किया। जुडिशियरी के क्षेत्र में बदलाव होने के कारण उलेमाओं का सोसाइटी में इन्फ्लुएंस तेजी से घटने लगा। इससे पहले जुडिशियरी, जो शिया रिलीजियस कोर्ट्स के हाथों में थी, अब उसका स्थान सेक्युलर कोर्ट्स ने ले लिया। लड़कों और लड़कियों के लिए जगह जगह स्कूल और कॉलेज खोले गए और 1934 में तेहरान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ब्रिटेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा की स्थापना की गई। रजा शाह हर फील्ड में महिलाओं के इक्वल पार्टिसिपेशन की बात करता था, पर उस समय ईरान में महिलाओं पर कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस थे। महिलाओं को घर से बाहर निकलने से पहले हिजाब पहनना जरूरी था। इसलिए सोसाइटी में इक्वलिटी लाने के नाम पर 1936 में उसने पूरे देश में कश्फ-ए-हिजाब को इंट्रोड्यूस किया। महिलाओं के पर्दा पहनने की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ा दी गई और तलाक के कानून, जो हमेशा पति के पक्ष में थे, उनमें सुधार कर उन्हें अधिक न्यायसंगत बनाया गया। परिणामस्वरूप ईरान में महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार होने लगा। इसके साथ ही शिया को ईरान के ऑफिशियल रिलीजन से हटाकर यहाँ एक सेक्युलर गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना था। तो वहीं दूसरी तरफ
उसने ट्रेड यूनियनों और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज पर बैन लगा दिया। इसके अलावा अपने खिलाफ लिखने वाले अखबारों को या तो बंद करवा दिया गया या उन्हें अपने पक्ष में लिखने के लिए मजबूर कर दिया गया। इन्हीं सबके बीच अपने घटते प्रभाव, सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन और महिलाओं को दिए जा रहे अधिकारों से उलेमा भड़क उठे और रज़ा शाह का जमकर विरोध करने लगे। लेकिन सत्ता के नशे में चूर रज़ा शाह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने अपने खिलाफ उठ रही सभी आवाज़ों को ब्रिटेन की मदद से दबवा दिया। ब्रिटेन के इशारों पर चलने वाले रज़ा शाह अब ईरान पर ब्रिटेन और सोवियत के इन्फ्लुएंस को कम करना चाहते थे, जिस कारण उन्होंने 1930 के दशक में जर्मनी के साथ भी ट्रेड करना शुरू कर दिया था। और 1938 आते आते जर्मनी ईरान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया था। इसके एक साल बाद 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और फिर से दुनिया के पावरफुल देश एक दूसरे के आमने सामने थे। इस वॉर में सोवियत यूनियन, ब्रिटेन और अमेरिका जर्मनी के खिलाफ वॉर में शामिल मिलकर थे। ईरान के ऑयल रिसोर्सेस पर सोवियत और ब्रिटेन दोनों की नज़र थी, जो यह इंश्योर करना चाहते थे कि जर्मनी उन्हें खरीदकर अपने प्रॉफिट के लिए उपयोग न कर सके। ब्रिटेन को डर था कि ईरान की आबाद रिफाइनरी जर्मनों के हाथों में न चली जाए, क्योंकि अलाइड पावर्स वर्ल्ड वॉर 2 में ईरानियन ऑयल का इस्तेमाल अपने लिए करना चाहते थे। इसके अलावा ईरान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी अलाइड पावर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण थी। इस वॉर में मित्र राष्ट्र ईरान के रास्ते सोवियत यूनियन को अमेरिकी वेपन पहुंचाना चाहते थे। इन वेपन की सेफ्टी को लेकर सोवियत यूनियन और ब्रिटेन कोई भी कोताही बरतने को तैयार नहीं थे। इसलिए सिचुएशन को गंभीरता से लेते हुए ब्रिटेन ने रज़ा शाह से ईरान में रह रहे सभी जर्मनों को देश से बाहर निकालने के लिए कहा, लेकिन शाह ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। ब्रिटेन की बात न मानना शाह को भारी पड़ा और उन्हें भी 1941 में अपनी गद्दी से हाथ धोना पड़ा। हालांकि रज़ा शाह के बाद उसके ही बेटे मोहम्मद रज़ा शाह को ईरान का नया शाह बना दिया गया। सिंहासन संभालते ही मोहम्मद रज़ा शाह ने अपने पिता द्वारा थोपे गए कश्फ-ए-हिजाब को हटा दिया और महिलाओं को उनके मनमाफिक कपड़े पहनने की आज़ादी दे दी। अब ईरान में पहले की तुलना में अधिक आर्थिक गतिविधियां होने लगी थी। प्रेस और पॉलिटिकल पार्टीज के फॉर्मेशन पर लगा बैन हटा लिया गया, जिसके चलते ईरान में कई राजनीतिक दलों का गठन होने लगा। इनमें ब्रिटिश सपोर्टेड नेशनल विल पार्टी और सोवियत सपोर्टेड कम्युनिस्ट पार्टी यानी तूदे पार्टी भी शामिल थी। लेकिन अब भी ईरान में कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म लागू था, बस फर्क इतना था कि प्राइम मिनिस्टर और अन्य रिप्रेजेंटेटिव शाह के सपोर्टर ही बनते थे। इस बात का ईरान की जनता में भारी विरोध था। जनता फेयर इलेक्शंस के जरिए प्रधानमंत्री का चुनाव करना चाहती थी। लोगों के इस बढ़ते आक्रोश को देखते हुए शाह को मजबूरन 1951 में ईरान में इलेक्शंस करवाने पड़े। इस चुनाव के बाद 28 अप्रैल 1951 को मोहम्मद मोसद्दीक ईरान के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। प्राइम मिनिस्टर बनते ही मोसद्दीक ने ईरान के सभी ऑयल रिसोर्सेस को नेशनलाइज कर दिया, जिससे अब ईरान के ऑयल रिसोर्सेस पर से ब्रिटेन का कब्जा खत्म हो चुका था। ब्रिटेन ने इस बात से चिढ़कर ईरान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए और इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले गया। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में ईरान के पक्ष में फैसला सुनाया। इस फैसले से ईरान में खुशी की लहर दौड़ गई और मोसद्दीक नेशनल हीरो बन गए। लेकिन यह बात ब्रिटेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसने मोसद्दीक को प्रधानमंत्री के पद से हटाने की योजना बनानी शुरू कर दी। ब्रिटेन की साजिश की भनक मोसद्दीक को भी लग चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने अक्टूबर 1952 में ब्रिटेन को दुश्मन देश घोषित कर उसके साथ सभी डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ दिए। ब्रिटेन के लिए इस मुद्दे को अकेले संभाल पाना मुश्किल था। इसलिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन से ईरान में एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने के लिए मदद मांगी। लेकिन अमेरिका ने ब्रिटेन के इस प्लान में उसका साथ नहीं दिया। हालांकि चर्चिल को ज्यादा लंबे वक्त तक इंतजार नहीं करना पड़ा और जल्द ही
1952 में अमेरिका में चुनाव हुए और ड्वाइट डी आइजनहावर अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने। सरकार बदलते ही ईरान को लेकर अमेरिका का स्टैंड भी बदल गया। अब अमेरिका ने अपनी एजेंसी CIA को ब्रिटिश एजेंसी MI6 के साथ मिलकर मोहम्मद मोसद्दीक को हटाने की जिम्मेदारी सौंप दी। CIA ने 15 अगस्त 1953 को अपने मकसद को पूरा करने के लिए पहला कदम उठाया, लेकिन पहली बार में CIA बुरी तरह फेल रही और तख्ता पलट नहीं किया जा सका। CIA के इस फेल अटेम्प्ट के कारण शाह को देश छोड़कर इटली भागना पड़ा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद CIA के अगले एक्शन के चलते 19 अगस्त 1953 को मोसद्दीक को अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया। इस तरह ब्रिटिश अमेरिकन कू की बदौलत मोहम्मद रज़ा शाह एक बार फिर ईरान के शाह बने और उन्होंने अपनी पसंद का प्रधानमंत्री चुन लिया। हालांकि अब रज़ा शाह अच्छे से समझ चुके थे कि बिना देश में डेवलपमेंट किए ईरान पर शासन करना मुश्किल है। लेकिन इस बार ईरान का सिंहासन उन्हें अमेरिका के रहमोकरम पर मिला था, इसलिए उन्हें हर काम अमेरिका के कहने पर ही करना पड़ता था। अमेरिकन इन्फ्लुएंस बढ़ने के साथ ही अब ईरान में सोवियत यूनियन का असर काफी कम हो चुका था और उसकी जगह अमेरिका ने ले ली थी। 1957 में अमेरिकी और इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद से शाह ने अपने विरोध में उठ रही आवाजों को दबाने के लिए एक सीक्रेट पुलिस बनाई, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन, जिसे आमतौर पर सेवक कहा जाता है। इस सीक्रेट पुलिस की मदद से शाह ने अपने खिलाफ बोलने वालों को बेरहमी से दबा दिया, जिससे ईरानियन सोसाइटी में सेवक डर का प्रतीक बन गई। लोगों को लगने लगा था कि शाह अब ईरान को अमेरिका की कॉलोनी बनाने में जुटे हुए हैं। 1960 आते आते शाह के खिलाफ विद्रोह करने वालों की संख्या काफी बढ़ चुकी थी। इस विद्रोह को कम करने और किसानों व मिडिल क्लास को लुभाने के लिए शाह ने ईरान को अग्रेसिव मॉडर्नाइजेशन के रास्ते पर ले जाने का फैसला किया। इसी क्रम में 1963 में उन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन को लागू कर दिया। इस रेवोल्यूशन के जरिए शाह ईरान को एक ग्लोबल पावर बनाना चाहते थे। इससे ईरान में जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ और शाह का यह आइडिया एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। उन्होंने पूरे देश में लैंड रिफॉर्म्स लागू करवाए और सभी जंगलों को नेशनलाइज कर दिया। जगह जगह फैक्ट्रियां और इंफ्रास्ट्रक्चर बनने लगे। साथ ही ऑयल इंडस्ट्री भी तेजी से ग्रो कर रही थी। ऑयल से होने वाली कमाई में ईरान की हिस्सेदारी बढ़ने के कारण देश की इकोनॉमी भी मजबूत होती जा रही थी। इसी दौरान मोहम्मद रज़ा शाह ने महिलाओं के हित में भी कई काम शुरू किए। उन्होंने महिलाओं को न केवल वोट देने का अधिकार दिया, बल्कि महिलाओं को शिक्षित करने के लिए कई स्कूल्स और कॉलेजेस भी खुलवाए। अब लड़के और लड़कियां एक साथ बैठकर पढ़ाई कर सकते थे। इस तरह शाह ईरान को तेजी से वेस्टर्नाइज्ड करने में जुटे थे। लेकिन यह बदलाव ईरान के कंजर्वेटिव लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वे शाह पर आरोप लगाने लगे कि वह देश के कल्चर को बर्बाद कर रहे हैं। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स अब भी ईरान में इस्लामिक गवर्नेंस चाहते थे। हालांकि व्हाइट रेवोल्यूशन से ईरान का डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन उसका फायदा केवल अमीर तबके को ही मिल रहा था। गरीब और मिडिल क्लास तब भी बेबस और लाचार थे। महंगाई लगातार बढ़ रही थी और युवाओं को बेरोजगारी ने घेर लिया था। यही कारण था कि अब ईरान का यूथ भी सड़कों पर उतरकर सरकार और शाह के खिलाफ खुलकर आवाज उठाने लगा था। इसी दौरान ईरान में एक धार्मिक नेता आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी काफी पॉपुलर हो रहे थे। वे महिलाओं को दिए जा रहे अधिकारों के सख्त विरोधी थे और ईरान में इस्लाम के अनुसार शासन चाहते थे। उन्होंने शाह के व्हाइट रेवोल्यूशन का भी खुलकर विरोध किया। खुमैनी का मानना था कि इस रेवोल्यूशन के जरिए ईरान में वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने शाह पर ताकत का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया और 1963 में शाह की नीतियों के खिलाफ एक घोषणापत्र जारी किया, जिस पर 8 अन्य धार्मिक विद्वानों के भी हस्ताक्षर थे।
क्योंकि ईरान में शिया मुस्लिम्स की संख्या अधिक थी, इसलिए खुमैनी को समर्थन मिलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। धीरे धीरे वह मोहम्मद रजा शाह और प्रधानमंत्री हसन अली मंसूर के लिए एक गंभीर खतरा बनते जा रहे थे। इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कुछ समय बाद जब वो जेल से बाहर आए तो उन्हें ईरान से निर्वासित कर दिया गया। मजबूरन उन्हें पड़ोसी देश इराक में शरण लेनी पड़ी। लेकिन खुमैनी वहां भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने लगातार इंटरव्यूज और भाषणों के जरिए ईरानी जनता से संपर्क बनाए रखा। उनका कहना था कि वह विलायत-ए-फ़क़ीह के तहत ईरान पर शासन करेंगे, जहां देश में खुदा का राज होगा। इस सिस्टम में इस्लाम के जानकार लोग अल्लाह के मैसेंजर बनकर गवर्नेंस का कार्य करेंगे। इससे देश में अमीरी और गरीबी का फर्क खत्म होगा और सभी लोगों को एक नज़र से देखा जाएगा। खुमैनी की यह थ्योरी काम कर गई। लोग उनके कट्टर समर्थक बनते गए और ईरान में उनकी लोकप्रियता पहले से भी अधिक बढ़ने लगी। लेकिन उनकी यह खुमैनी की बढ़ती लोकप्रियता अब इराक के शासक सद्दाम हुसैन को भी खटकने लगी थी। नतीजा ये हुआ कि कुछ साल बाद खुमैनी को इराक से भी निकाल दिया गया। उधर ईरान में शाह की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही थी। 1971 में पर्शियन एम्पायर के 2500 साल पूरे हो रहे थे और शाह ने इस मौके को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। उनके सलाहकारों ने सुझाव दिया था कि यह जलसा तेहरान में ही आयोजित किया जाए ताकि खर्च कम हो, लेकिन शाह ने इसे रेगिस्तान के बीच बासारगाद नाम की उस ऐतिहासिक जगह पर रखने का फैसला किया, जहां साइरस द ग्रेट का मकबरा स्थित है। इस पूरे इवेंट को राजसी लुक देने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया गया। वहां तक पहुंचने के लिए 600 किलोमीटर की नई सड़कें बनाई गईं, टेंट्स को रेशम से सजाया गया, बर्तन और शेफ यूरोप से मंगवाए गए। यह जश्न पूरे 3 दिन चला, जिसमें दुनिया भर से राजनयिक और मेहमान शामिल हुए। यह जलसा इतना भव्य और महंगा था कि कई विदेशी मैगजीन्स ने इसे द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव पार्टी का नाम दिया। एक अनुमान के मुताबिक इस कार्यक्रम पर $100 मिलियन खर्च किए गए थे, जिसकी वैल्यू आज के हिसाब से करीब 55,000 करोड़ रुपए होती है। इस बेशुमार खर्च को लेकर शाह को प्रेस और जनता का भारी विरोध झेलना पड़ा। मगर सत्ता के नशे में चूर मोहम्मद रजा शाह को इन विरोधों से कोई फर्क नहीं पड़ा। बल्कि 1975 तक आते आते शाह ने अपने सभी अपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया, अपनी पार्टी को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक पार्टियों को बैन कर दिया और मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई। करीब 2 साल तक तानाशाही का यही दौर चलता रहा। जो भी शाह के खिलाफ बोलता, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता। इस दमनकारी रवैये से जनता में गुस्सा लगातार बढ़ रहा था। आखिरकार 1977 में जनता सड़कों पर उतर आई। जगह सरकार और शाह के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए। इस आंदोलन में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने खुलेआम सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इसी बीच ईरान में एक बड़ी घटना घटी। 23 अक्टूबर 1977 को खुमैनी के बड़े बेटे मुस्तफ़ा खुमैनी की रहस्यमय हालातों में मौत हो गई। प्रोटेस्टर्स ने आरोप लगाया कि मुस्तफ़ा को शाह की सरकार ने मरवाया है। इस घटना ने लोगों को और भड़का दिया। जगह शोक सभाएं आयोजित की गईं और जनता और भी ज्यादा एकजुट होकर शाह के खिलाफ आवाज उठाने लगी। फिर आया 7 जनवरी 1978, जब ईरान के मशहूर अखबार इत्तेलाआत में एक भड़काऊ लेख छपा जिसका शीर्षक था ईरान एंड रेड एंड ब्लैक कॉलोनाइजेशन। इस लेख में खुमैनी को निशाना बनाते हुए उन्हें ब्रिटिश एजेंट और मैड इंडियन पोएट तक कहा गया। उस समय तक रूहुल्लाह खुमैनी ईरान के लोगों के लिए एक नेशनल हीरो बन चुके थे। ऐसे में इत्तेलाआत न्यूज़पेपर में छपे अपमानजनक लेख ने जनता का गुस्सा और बढ़ा दिया। क्योंकि यह आर्टिकल शाह और उनकी सरकार के कहने पर प्रकाशित हुआ था, इसलिए जनता ने इसे सीधे तौर पर शाह की ओर से एक हमला माना। नतीजा ये हुआ कि खुमैनी के हजारों समर्थक
तेहरान की सड़कों पर जगह विरोध प्रदर्शन करने लगे। लोगों की भीड़ ने शाह के घर को घेरने की भी कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलपूर्वक लोगों को हटाना शुरू कर दिया। इससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोग अचानक आक्रोशित हो उठे। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस फायरिंग में 300 से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन इस नरसंहार से आंदोलन कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि और ज्यादा ताकतवर हो गया। अब हर दिन तेहरान में नए नए प्रदर्शन होने लगे। स्थिति यह हो गई थी कि जितने लोग मरते, उससे कहीं ज्यादा लोग अगले दिन सड़कों पर उतर आते। इसी बीच 19 अगस्त 1978 को ईरान में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। सिनेमा रेक्स नाम के थिएटर को 4 उग्रवादियों ने आग के हवाले कर दिया। इस भयानक हादसे में 400 से ज्यादा लोग जिंदा जल गए। इस घटना ने शाह को जनता की नजरों में पूरी तरह विलन बना दिया। खुमैनी ने इस हमले का सीधा आरोप शाह और उसकी सीक्रेट पुलिस सेवक पर लगाया। जनता को भी अब यकीन हो चला था कि इस दिल दहला देने वाली घटना के पीछे शाह की ही साजिश थी। यही वजह थी कि इस ट्रेजेडी को 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन की शुरुआत माना जाता है। इसके बाद ईरान की सड़कों पर लगभग 10,000 लोग एक साथ उतर आए। सभी की एक ही मांग थी, शाह को सत्ता से हटाया जाए। लोग एक ही नारा लगा रहे थे, जिसने लोगों को जलाया है, शाह को भी जला दो। हालात जैसे तैसे कंट्रोल में लाए गए, लेकिन आग ठंडी नहीं पड़ी थी। फिर आया 4 सितंबर 1978 ईद का त्योहार। लोगों ने इस दिन को शाह के खिलाफ एक बड़े प्रदर्शन के लिए चुना, क्योंकि त्योहार के कारण लाखों लोग आसानी से एक जगह एकत्र हो सकते थे। प्लान के मुताबिक उस दिन करीब 5 लाख लोग मैदान में इकट्ठा हुए। वहां से गूंजने लगी नारेबाजियां, शाह मुर्दाबाद, खुमैनी जिंदाबाद। यही वह पल था जब पहली बार लोगों ने सार्वजनिक रूप से खुमैनी से ईरान लौटने का आग्रह किया। ईद के दिन ऐसा व्यापक विरोध प्रदर्शन देखकर शाह बुरी तरह घबरा गया। और फिर 8 सितंबर 1978 को शाह ने पूरे ईरान में मार्शल लॉ लागू कर दिया। नागरिकों के सभी मौलिक अधिकार छीन लिए गए और प्रोटेस्ट करने पर सीधी कार्रवाई का आदेश दिया गया। ईरान में जगह कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन इस मार्शल लॉ को न मानते हुए करीब 5,000 लोग जले स्क्वायर में इकट्ठा हो गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। पुलिस बार बार चेतावनी देती रही कि लोग पीछे हट जाएं, लेकिन भीड़ टस से मस नहीं हुई। इसके बाद पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 64 लोग मौके पर ही मारे गए और शाम होते होते मरने वालों की संख्या 89 तक पहुंच गई। इस भयानक घटना को इतिहास में ब्लैक फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। लेकिन इतने बड़े नरसंहार के बावजूद भी ईरान की जनता पीछे नहीं हटी, बल्कि अब आंदोलन और भी ज्यादा ताकतवर होता गया। दिसंबर में मुहर्रम के महीने के दौरान लोगों ने लगातार बड़े बड़े प्रदर्शन करने का प्लान बनाया। इस बार जनता पूरी तरह से ठान चुकी थी कि शाह को सत्ता से हटाना ही है। लाखों की संख्या में लोग फिर से सड़कों पर आ गए। पुलिस ने आंदोलन को दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब वो भी थक चुकी थी और उसका मनोबल टूट चुका था। इसी बीच अमेरिका ने खुलकर शाह का समर्थन किया और यहां तक कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वो शाह को मिलिट्री सपोर्ट भी देगा। मगर जनता इस धमकी से डरने के बजाय और ज्यादा आक्रोशित हो गई। उन्होंने जगह अमेरिकी झंडे जलाए और शाह इज अ यून्स पपेट और डाउन विद द शाह जैसे नारे लगाने शुरू कर दिए। आखिरकार हालात बेकाबू होते देख शाह मोहम्मद रजा पहलवी डर गया और 16 जनवरी 1979 को मेडिकल ट्रीटमेंट का बहाना बनाकर अमेरिका भाग गया। जैसे ही ये खबर फैली, पूरे ईरान में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने शाह से जुड़ी हर चीज को मिट्टी में मिला दिया और तानाशाही के हर निशान को खत्म कर दिया। और फिर आया वह ऐतिहासिक दिन जब 1 फरवरी 1979 को अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी 15 साल के बाद ईरान लौटे।
उनके स्वागत में लाखों लोग सड़कों पर खड़े थे, मानो कोई राजा वापस आ रहा हो। लोगों में उनके लिए जबरदस्त दीवानगी थी। ईरान लौटते ही खुमैनी ने शाह के शासन को पूरी तरह खत्म कर दिया और उसके द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री को भी सत्ता से हटा दिया। हालांकि इस रेवोल्यूशन में कई लेफ्ट विंग और मॉडरेट ग्रुप्स भी शामिल थे जो चाहते थे कि ईरान में लोकतंत्र आए, लेकिन खुमैनी को अंदेशा था कि ये लोग आगे चलकर उनकी सत्ता के लिए चुनौती बन सकते हैं। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे इन सभी विरोधी गुटों को भी साइडलाइन कर दिया, करके अपने रास्ते से हटा दिया। इसके बाद 1979 में ईरान में एक नए संविधान को लागू करने के लिए वोटिंग करवाई गई। इसमें 98% से भी ज्यादा वोट नए संविधान के पक्ष में पड़े। इस संविधान के तहत ईरान को आधिकारिक तौर पर इस्लामिक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। अब इस नए सिस्टम के अनुसार देश में पार्लियामेंट, राष्ट्रपति और चुनावों की व्यवस्था की गई, लेकिन इन सबसे ऊपर एक नई और सबसे शक्तिशाली पोस्ट बनाई गई, सुप्रीम लीडर। सुप्रीम लीडर की पोजीशन को इतनी ताकत दी गई कि वह पार्लियामेंट और राष्ट्रपति द्वारा लिए गए किसी भी फैसले को पलट सकता था। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर आर्मी चीफ तक की नियुक्ति उसी के हाथों में थी। और यही ताकतें लेकर अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी खुद ईरान के पहले सुप्रीम लीडर बने। नए संविधान के तहत यह भी तय हुआ कि अब देश में शरिया कानून के अनुसार शासन चलाया जाएगा, और इस व्यवस्था को हमेशा बनाए रखने के लिए एक खास फोर्स का गठन किया गया, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC). इनका मुख्य काम सुप्रीम लीडर की सुरक्षा करना और इस्लामिक संविधान की रक्षा करना था। अगर देखा जाए तो तब से लेकर आज तक ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बना हुआ है और वहां अब भी शरिया कानून के अनुसार ही शासन चलाया जा रहा है।